हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे की दुनिया एक बहुत बड़ा और रंगीन तमाशा हो सकती है? ऐसा लगता है जैसे हर कोई ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ में हिस्सा ले रहा है, जहां हर शख्स अपनी अपनी कहानी सुनाता है। यही सब कहता है मॉर्गन हाउसल की किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी। यह सिर्फ पैसा कमाने या निवेश के तरीकों के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि पैसे के पीछे हमारी सोच और भावनाएं क्या करती हैं। याद रखिए, सफलता सिर्फ कितनी बुद्धिमत्ता से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार से जुड़ी होती है। सोचिए, जब हम बचपन में थे तब हमारे माता पिता और परिवेश ने हमें पैसे के बारे में बहुत कुछ सिखाया होगा। क्या आपने वह सीखा या सपना देखा कि पैसा मिलने पर दुनिया में सब कुछ आसान हो जाएगा? लेकिन जिंदगी की रेस में अक्सर वही लोग दौड़ जाते हैं जिनके पास धैर्य, समझदारी और स्थिरता होती है। आज हम इस वीडियो में साइकोलॉजी ऑफ मनी की किताब के सभी भागों को चरण दर चरण समझेंगे। हम उन कहानियों, उदाहरणों और बातों पर चर्चा करेंगे जो मॉर्गन हाउसल ने बताई हैं, ताकि आपको पैसे की मानसिकता के छिपे हुए रहस्य समझ आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक सफर को और सीखते हैं वो तरीके जिनसे हम सोचते हैं और निर्णय लेते हैं अपने पैसे के बारे में। 1. नो वंस क्रेजी। दोस्तों, पहला सबक है नो वंस क्रेजी, यानी कोई पागल नहीं है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि जो लोग पैसे के मामले में अलग थलग निर्णय लेते हैं वे पागल हैं, है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसी के दिमाग में पैसे के बारे में अलग नजरिया होता है, जो उनके बचपन, परिवार, संस्कृति और अपने अतीत के अनुभवों से बनता है। याद रखिए, आपके पैसे के फैसले आपके अपने अनुभवों पर आधारित होते हैं, जो आपने युवा जिंदगी में देखा, सुना या महसूस किया। सोचिए, अगर आपका दोस्त बचपन में भयंकर आर्थिक कठिनाइयां देखकर बड़ा हुआ हो, तो वह शायद हर पैसों को जोड़ जोड़ कर खर्च करता हो। वहीं कोई और था जो बचपन में हर चीज सुविधाजनक मिली और भय न भी देखा हो, वो जरा भी पैसे बचाने में दिलचस्पी नहीं दिखा सकता। ये सब कुछ समझदारी से किया जाता है, पागलपन से नहीं। क्या आपने कभी गौर किया है कि दो लोग एक ही नौकरी करते हुए कैसे बिल्कुल अलग तरह से जीवन जीते हैं? हो सकता है कि आपका कोई साथी छोटी छोटी खुशियों में पैसा खर्च करे और दूसरी ओर कोई आपके सामने का बख्तरबंद इंसान हो जो हर बचत को जोड़ते चले जाए। यहां नो वंस क्रेजी की बात यह है कि हर किसी की आर्थिक दिमागी दुनिया अलग अलग रंगीन है। याद रखिए, आप उसी दिमागी नक्शे से काम ले रहे हैं जो आपको मिला है, और मैं दूसरे नक्शे से। इसीलिए हमारे निर्णयों में फर्क आता है। अगर हम समझने की कोशिश करें कि हर कोई अपनी पूरी समझदारी से काम कर रहा है, तो हम बेहतर बन पाएंगे अपने फैसलों में। सोचिए, अगली बार जब आप किसी की महंगी आदतें या अजीब निवेश देखो, तो समझने की कोशिश कीजिए कि उसका अपना तर्क और कहानी हो सकती है। 2. लक एंड रिस्क। दोस्तों, आगे की कहानी है लक एंड रिस्क की, किस्मत और जोखिम की। जिंदगी और पैसे की दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि दो लोग एक जैसे काम करें, फिर भी नतीजे अलग अलग हों। क्यों? क्योंकि वहां पर किस्मत, लक और जोखिम, रिस्क भी कूद रहे होते हैं। सोचिए, एक शख्स बचपन में कंप्यूटर तक अर्ली पहुंच पाया और अपनी कंपनी बना ली, तो उसने भाग्य के जरिए फायदा उठाया। क्या ऐसा ही इंसान जो उस दौर में कंप्यूटर की सीमा नहीं देख पाया, कम नामुमकिन बन गया? यह सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि मौका भी है। दूसरे उदाहरण में देखो, कुछ लोग सालों की मेहनत के बाद अचानक मार्केट क्रैश या महामारी से टूट सकते हैं। हाउसल कहते हैं कि इन दोनों चीजों को एक साथ समझना जरूरी है। याद रखिए, कभी कभी सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अचानक एक तूफान आ जाता है, यह है जोखिम। जबकि किस्मत होती है खुशकिस्मत मौकों की, जैसे अचानक कोई स्कॉलरशिप मिल जाए या शेयर अचानक आसमान छू लें। इन दोनों का असर बड़ा होता है। आपने भी अक्सर सोचा होगा, अगर भाग्य साथ दे और रिस्क संभाल कर चला जाए तो क्या कमाल हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, जोखिम और किस्मत दोनों का सम्मान करना चाहिए। कभी ऐसा न सोचो कि दुनिया में सब कुछ आपके हाथों में है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने शेयर मार्केट में बहुत अच्छा निवेश किया और उसे बढ़िया रिटर्न मिला,
तो हो सकता है कि कुछ हद तक आपने मेहनत की हो, लेकिन उस समय मार्केट का माहौल भी बहुत अच्छा था, यानी आपकी किस्मत साथ थी। सोचिए, क्या आप पूरी तरह वाकिफ हो सकते हैं कि आपके सामने आने वाले अवसरों में कितना हिस्सा आपकी लगन का है और कितना भाग्य का? यही लक एंड रिस्क के बारे में सोचने की चुनौती है। याद रखिए, हर काम में एक छोटी गुंजाइश हमेशा रह जाती है। हर निवेश के साथ जोखिम है, पर उसी जोखिम में मौका भी होता है। पर इसलिए परेशान नहीं होना, बस अपने खर्च और निवेश इस तरह बनाएं कि अगर थोड़ा सा जोखिम भी झेलना पड़े तो बुरा ना हो। अगली बार जब आप कोई बड़ा निर्णय लें तो सोचिए, मेरी मेहनत कहां तक और भाग्य कहां तक काम कर रहा है, क्योंकि लक और रिस्क दोनों साथ साथ चलते हैं और इनके साथ समझदारी से चलना आपके फायदे में रहेगा। 3. नेवर इन फॉर। दोस्तों, तीसरा सबक है नेवर इन फॉर, यानी कभी भी संतुष्ट मत होना, या बेहतर ढंग से कहें तो संतोषजनक लक्ष्य तय करो। मॉर्गन हाउसेल का यह चैप्टर हमें बताता है कि इंसान को हमेशा थोड़ा थोड़ा और चाहिए होता है। जरा सोचिए, अगर आपका लक्ष्य छोटा सा सेट हो और आपके पास उससे भी ज्यादा मिल जाए तो आपको प्रसन्नता का एहसास होगा। लेकिन अगर आपने अपना लक्ष्य अपनी आंखों से ऊंचा रखा और उसे पाने के लिए ही सब कुछ समर्पित कर दिया, तो क्या होगा जब आप इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे? वहीं दूसरी ओर, अगर आप देखते ही देखते लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं तो कभी भी अब मेरे पास पर्याप्त है वाली अनुभूति नहीं होगी। याद रखिए, सबकी तलाश कहीं ना कहीं अन्य लोगों से तुलना करने पर टिकी रहती है। अपने आसपास देखते हैं, हमेशा कोई बड़ा कद वाला दिखता ही रहता है, महंगी कार, बड़ा घर, शानदार जीवन। जहां हम खुद सोचते हैं बस मेरे पास ये सब भी है, वहां फिर कोई और दिखेगा जो उससे ज्यादा ले रहा है। कोई तो मिलेगा जिससे आपकी तुलना ना की हो सके, यानी इस दौड़ में जीत होती ही नहीं। हमें अपनी मंजिल खुद तय करनी होती है। सोचिए, अगर आपका पड़ोसी हर दिन सोने का बाथरूम बना रहा है, लेकिन आपकी खुशी सिर्फ आपके परिवार की एक साथ खाने की दावत में है, तो कैसा बदल जाएगा? इनफ इज नॉट टू लिटिल, मतलब पर्याप्त होना बेकार नहीं है। यह झटकेदार बात है पर सच है। चुंबकीय आकर्षण की तरह कभी न खत्म होने वाली चाह आपकी शांति छीन लेती है। अक्सर हम भूल जाते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें खोने का बदलना हम नहीं चाहते, जैसे परिवार के रिश्ते, स्वास्थ्य, अपने आसपास की ऊर्जा। इन्वेस्ट करके हम पैसों से बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन अगर इनकी कीमत चुकानी पड़ी तो वास्तव में हमने कुछ गंवा दिया होगा। उदाहरण के तौर पर, अमीरी के पीछे दौड़ते हुए एक शख्स ने अपना परिवार कब्रिस्तान की तरह छोड़ दिया और अंत में वह किसी के साथ न रहा। क्या वह सचमुच अमीर था? याद रखिए, आपको पता है कब पर्याप्त है तभी आप असली आजादी पा सकते हैं। लोहे की पोटली की तरह भरा थैला जितनी भारी होती जाएगी, चलना उतना मुश्किल होता जाता है। सफलता एक सतत संतुलन का खेल है। आपको यह समझना है कि पैसा कमाने का मजा सच में उसी क्षण का है जब आपको रियलाइज हो कि हां, मेरे पास आराम से जीने के लिए यह पर्याप्त है। तो अगली बार जब आप बड़ी चमचमाती चीज देखने लगें, खुद से पूछिए, क्या वास्तव में मुझे इसकी जरूरत है या मैं बस दूसरों से बेहतर दिखने के लिए इधर उधर खर्च कर रहा हूं? संतोष एक ऐसी चाबी है जो जीवन को सरल बना देती है। 4. कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। दोस्तों, अब बात करते हैं कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग की, यानी पैसे के घातांकी गुणा की शक्ति की। मान लीजिए आपके पास एक छोटी सी बूंद पानी है और आप हर रोज उसमें थोड़ी सी और पानी मिलाते रहें। एक दिन वह बूंद समंदर बन जाएगी। निवेश की दुनिया में भी यही होता है। अगर आपका पैसा समय के साथ बढ़ता जाए तो लंबे समय में छोटे छोटे लाभ बहुत बड़ी दौलत में बदल सकते हैं। इसे एक ताजा मिसाल से समझें। वॉरेन बफे को लीजिए। उनकी जबरदस्त सफलता के पीछे सिर्फ समझदारी से निवेश करना ही कारण नहीं था, बल्कि समय की लंबी दौड़ थी। मानिए, उनके पास 65 साल की उम्र तक कुल $3 अरब थे, लेकिन उसके बाद का समय उनका चरम था 84.8
5 अरब में से 81.5 अरब उन्होंने अपने 65वें जन्मदिन के बाद ही कमा लिए। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। हमारी आम सोच में समय छोटा लगता है, लेकिन पैसे के मामले में समय ही सबसे बड़ा पूंजीगार होता है। सोचिए, अगर हर दिन आप थोड़ा थोड़ा पैसे बचाते जाएं और उसे निवेश करते रहें, तो एक दिन ये जमा चीजें चट्टान की तरह मजबूत हो जाएंगी। 1-2 महान निवेश आपको वाकई खुश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें दोहराना मुश्किल होता है। असली कमाल तब होता है जब आप लगातार अच्छी रिटर्न कमाते रहें, वॉरेन बफे की तरह कुछ दशकों तक। याद रखिए, पैसा चाहता है कि आप धैर्य रखें। अगली बार जब कोई आपको कहे इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, तो वह 10 से 12% हो सकता है, और समय के साथ उसका असर अचंभित कर देने वाला होता है। चलो सोचते हैं, अगर आपने 20 साल का बचपन और जवानी कोई योजना बनाकर निवेश किया, तो उससे ज्यादा कोई जादू टोना नहीं हो सकता। यही कंपाउंडिंग की कहानी है। छोटी छोटी घातांकें मिलकर एक विशाल वक्र तैयार कर देती हैं। तो अगली बार जब आप लंबी अवधि के लिए निवेश की सलाह सुने, तो याद रखिए, यहां लंबा हाथ नहीं, लंबा जमाना काम करता है। घड़ी की टिक टिक जैसे हमारी मेहनत को आगे बढ़ाती है, हर दिलचस्प घटना एक छोटे से इन्वेस्टमेंट की शक्ल में सामने आती है। बस आपको उसका इंतजार करना है। चलिए, कंपाउंडिंग के जादू का एहसास करें और अपने पैसे को समय के साथ खेल खेलने दें। 5. गेटिंग वेल्दी वर्स स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों, अगला सत्र है गेटिंग वेल्दी वर्स स्टेइंग वेल्दी, यानी अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। बहुत से लोग अमीर तो बनने का सपना देखते हैं, लेकिन अमीर बने रहने की कला भूल जाते हैं। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि कमाना जरूरी नहीं, कायम रहना ज्यादा मुश्किल होता है। सोचिए, आपने करोड़ों रुपए की कमाई की, और जब लगता है बस अब आराम की जिंदगी, अचानक कोई आर्थिक मंदी आ जाए या कोई बड़ा खर्चा आ जाए, आपने सारा पैसा खो दिया। ऐसे उदाहरण इतिहास में बहुत मिलेंगे, जहां बेशुमार दौलत बनाए लोगों ने अचानक सारा कुछ गंवा दिया, क्योंकि उन्होंने रियायतें बढ़ा दी, सावधानियां कम कर दी। याद रखिए, निवेश में सबसे जरूरी स्किल है खुद को ना तोड़ना। इससे ज्यादा तीखे फैसलों से बेहतर है कि हम धीरज से काम लें और सुरक्षित मार्ग अपनाएं। इसमें क्रूर ईमानदारी से सोचिए, क्या एक बड़ा जोखिम वाकई इतने पैसे के काबिल था? क्या इतने में आपके परिवार, आपकी आजादी की सुरक्षा नहीं है? अक्सर नहीं होता। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। आप सोचिए, आपको 100 रुपए मिले और मौका मिला कि अगर एक ही बार का बड़ा दांव लगाओगे तो वो 100 रुपए हो जाएगा, लेकिन ना होता तो 0 हो सकता है। वहीं दूसरी ओर, अगर आप उसमें से हर दिन 10-10 रुपए खर्च कर लेते और बाकी बचा कर रखते, तो वह धीरे धीरे बढ़कर 900 तक पहुंच सकता है। कौन सा ज्यादा सुरक्षित है? यही बात अमीर बनने में भी है। हाउसल कहते हैं कि सबसे अच्छा निवेश रणनीति है लंबे समय तक टिके रहना। क्यों? क्योंकि दुनिया में उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे, और अगर आपने गलती नहीं की तो कोई भी बड़ा बदलाव आपको टुकड़े टुकड़े नहीं कर पाएगा। यही कॉन्फिडेंस की असली वजह है, खुद को इतना मजबूत बनाना कि कोई भी तूफान आपको उखाड़ ना सके। याद रखिए, जब हम अमीर बन जाते हैं तब भी सावधानी बरतना नहीं छोड़ना चाहिए। एक छोटी सी अनदेखी बड़ी तबाही ला सकती है। इसलिए जरूरी है संयम और थोड़ी डर संवेदना, यानी थोड़ा पैरानोइया रखें कि हर चीज ठीक रहे और जरूरत पड़ने पर तुरंत हाथ बढ़ा सकें। दोस्तों, पैसे कमाने से पहले पैसे बचाने वाले और समझदारी से खर्च करने वाले ही सचमुच अमीर बनते हैं। तो अगली बार जब आप सोचें कि और रिच होने की जुगत लगानी चाहिए, तो एक पल रुक कर सोचिए, क्या आपके पास उतनी सुरक्षा है कि आप जोखिम उठा सकें? जितना बड़ा ईगो, उतनी छोटी बचत। याद रखिए, वाकई की दौलत वो है जो आपके पास बचे, न कि जो खर्च हो गई। टेल्स यू विन। दोस्तों, अब आगे का नाम है टेल्स यू विन, यानी पूंछ वाले फैसले आपको जीताते हैं। आप समझिए, दुनिया में सफलता की बड़ी बड़ी घटनाएं क्यों गिनी चुनी ही होती हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत कुछ लंबी पूंछ, लॉन्ग टेल्स की वजह से होता है।
सोचिए, आपने 100 अलग अलग बिजनेस में थोड़ा थोड़ा निवेश किया। 90 में आपको कुछ खास परिणाम नहीं मिलता, 9 तो बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है, लेकिन एक ऐसी आती है जिसमें दुगनी तिगनी कमाई होती है। परिणाम स्वरूप उस एक इकाई की सफलता पूरे 100 निवेशों में से अधिकांश मुनाफा बना देती है। यही है लंबी पूंछ का जादू, जब बहुत कुछ असामान्य रूप से बड़ा होता है। याद रखिए, दुनिया में जिस चीज की चर्चा हो रही है वह अक्सर पूंछ वाली चीज ही है, जैसे कि इंटरनेट का उदय, कोविड से जुड़ी टेक्नोलॉजी, एक स्मार्टफोन कंपनी का चमत्कार। ये सभी ऐसे लंबी पूंछ की घटनाएं हैं जिनका सबने अचंभित वर्णन किया। हम इन मामलों पर ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि यही आम नियम है, लेकिन हकीकत में ये अपवाद है। सोचिए, अगर एक गांव में आपका कोई दोस्त मौका देखकर $1 मिलियन का बिजनेस शुरू कर लेता है और आप नहीं कर पाते, तो क्या उसकी सफलता देखकर अपनी असफलता को 100% समझना ठीक है? नहीं। हो सकता है उसे लक मिला हो, समय सही हो, कुछ अनजान कारणों ने साथ दिया हो। कभी कभी आप आधी आधी बार गलत हो सकते हैं और फिर भी बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसा तब होता है जब आप बहुत से पत्थर उछालते हैं और उनमें से एक बहुत बड़ी चीज पकड़ लेते हैं। याद रखिए, असफलताएं जरूरी हैं, वे आपको बताते हैं कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी बड़ी सफलता पाना कई छोटी विफलताओं से गुजरना जरूरी होता है। याद रखिए, यदि आप बहुत गलतियां न करें तो आप शायद कोई बड़ा कामयाब नहीं पा सकते। ठीक उसी तरह जैसे पहाड़ पर चढ़ने वाला गिरने के बिना सबसे ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, मन रखें कि हर असफलता सीख है और 1-2 बड़ी सफलताएं आपका हिसाब किताब बदल सकती हैं। इसलिए डर कर गली में खड़े न हों, जोखिम उठाइए। अगर आपकी कलम से कोई कहानी बाहर निकलेगी, वह एक लंबी पूंछ की कहानी हो सकती है जो अंत में आपको जीत दिला दे। 7. फ्रीडम। दोस्तों, अगला विषय है फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता। पैसा सब कुछ है, लेकिन असली दौलत है आजादी, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाने की स्वतंत्रता। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे की सबसे बड़ी खुशी यही है कि यह आपको अपना समय खुद चुनने देता है। सोचिए, अगर आपको हर सुबह यह पता हो कि आप जो भी करना चाहते हैं वही कर पाएंगे, कैसा लगेगा? आपको किसी बॉस का इंतजार नहीं, किसी टाइम टेबल की चिंता नहीं, सिर्फ वो काम जो आपको खुशी दे वही दिन भर करेंगे। यही है फ्रीडम का जश्न। वर्ष 1991 में एक रिसर्चर ने पाया कि लोगों को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उन्हें यह एहसास हो कि वे अपनी जिंदगी का नियंत्रण कर सकते हैं, यानी वे जितना मर्जी वह आजादी हासिल हो। और पैसा ऐसा सबसे ताकतवर साधन है जो समय की आजादी देता है। याद रखिए, टाइम फ्रीडम से बड़ी कोई स्कूटरिटी नहीं है। बड़े बड़े बंगले, महंगी चीजें सब कुछ हैं, पर जब आप अपनी सुबह उठकर वही करें जो आप चाहते हैं, तो यह अनमोल एहसास है। कई अमीर लोग जो पूंजीवान नजर आते हैं, सच ये जानते हैं कि उन्हें सुबह उठने पर अपने टैक्स पे करने वाली नौकरी करनी पड़ेगी या नहीं, यही उनकी धरोहर है। याद रखिए, पैसा कमाने का एक ही मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके जरिए आपको जो स्वतंत्रता मिलती है वो एक सच्चा इनाम है। उदाहरण के तौर पर, वह नौजवान लड़का सोचता है कि बड़ी कंपनी में प्रमोशन मिलेगा, लेकिन उसके पास सुबह उठकर क्रिकेट खेलने के लिए भी फुर्सत नहीं होती। क्या वह सचमुच स्वाधीन है? शायद एक सड़क विक्रेता अपने फ्री टाइम में पढ़ लिख लेता है, जो ऑफिस वाले के लिए मिसकैरेज हो सकता है। दोस्तों, जब आप छोटी कमाई से भी वह काम कर सकते हैं जो बड़े काम नहीं कर पाते, तभी आपको सच में धन मिला। जैसा कि मॉर्गन ने लिखा, सबसे बड़ी दौलत है जब हर सुबह उठकर आप कह सकते हैं, मैं आज वो कर सकता हूं जो मैं चाहूं। याद रखिए, पैसे की असली ताकत यही है, वक्त की आजादी। इसलिए इसे कीमती समझें, क्योंकि इसे हारना आसान नहीं। चलिए, थोड़ी देर अपने आरामदायक कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और वैसा जिंदगी जीने का सपना देखते हैं जैसा हमने हमेशा चाहा है। यही फ्रीडम की असली जीत है। 8. मैन इन द कार पैराडॉक्स। दोस्तों, अब बात करते हैं मैन इन द कार पैराडॉक्स की। यह एक दिलचस्प अनुभव है
हम महंगी चीजें खरीदते हैं ताकि लोग हमारी इज्जत करें, पर अक्सर ये नहीं होता। मॉर्गन ने इसे एक पैराडॉक्स की तरह समझाया है। इंसान नई कार खरीदकर सबको प्रभावित करना चाहता है, लेकिन उतना कोई फर्क नहीं डालता जितना वे सोचते हैं। सोचिए, अगर आप एक शानदार कार लेकर गली में आते हैं, आपके दोस्तों की नजरें आपके पर टिकी हैं। आप सोचते हो कि यह देखकर वो भी कहेंगे, वाह क्या कार ली है, लेकिन उनकी सोच होती है, वाह हमें भी ऐसी कार चाहिए। यानी कार देखकर लोग आपकी तारीफ कम करते हैं और अपनी इच्छा ज्यादा जाहिर करते हैं। याद रखिए, जब हम दिखावा करते हैं तो हम दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। एक अमीर आदमी अपनी कार लेकर सोच रहा था, लोग देखेंगे मुझे सराहेंगे, पर लोग बस कह रहे थे, काश वो मेरे जैसा होता। यह मैन इन द कार पैराडॉक्स यही दिखाता है। सोचिए, आप महंगे कपड़े, नए स्मार्टफोन से भी दिखावा कर रहे हैं, आपके सामने वाले की आंखों में सब चमक रहा है, पर उनकी दिमाग में वही सवाल है, उन्हें यह सब चाहिए क्यों? इससे पहले कि आप खुश हों वे जलते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि आपके पास क्या है, उससे ज्यादा मायने रखता है जो आपके अंदर है, आपकी खुशी, आपके रिश्ते, आपका आत्मसम्मान। ये चीजें बाहर नहीं दिखती, लेकिन असली दौलत वही है। अगर आप दिखावे पर न चलकर असली जरूरतों पर ध्यान देंगे तो समझ लीजिए आपने असली समझदारी पकड़ ली। याद रखिए, दूसरों की आंखों में चमकाने के चक्कर में अपनी आंखों की असली रोशनी मत खोना। जो चीज आप दिखाते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो चीजें जो आप खुद महसूस करते हैं। असली दौलत वो है जो नजर नहीं आती, और हंसी खुशी में बदल दीजिए वो पैसे जिन्हें आप दिखावे पर खर्च करते हैं। 9वें अध्याय का शीर्षक है वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, यानी दौलत वही है जो आप नहीं देखते। इसका मतलब है, अक्सर हम दौलत को सिर्फ महंगी चीजों में परखते हैं, जैसे बड़ी कार, आलीशान घर, चमचमाते गहने, लेकिन हकीकत में असली दौलत उन चीजों में छुपी है जो दिखाई नहीं देती। सोचिए, यदि आपके पास एक अच्छे से निवेश की हुई रकम है और आप उसे बैंक या मार्केट में बढ़ने दे रहे हैं, तो वह पैसा आप बाहर से नहीं दिखा सकते, लेकिन असलियत में वही जमा पूंजी आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि वो आपको भविष्य में जरूरत पड़ने पर सारी स्वतंत्रता देती है। याद रखिए, अमीर बनने की असली कला है उन्हीं चीजों को न खरीदना जो दिखती हैं। जब आप महंगी कार, नए फोन या गहने खरीदते हो तो आप वो पैसा निकाल रहे हो जो आपकी छुपी दौलत है। मॉर्गन इसे बखूबी समझाते हैं, जो आपने अभी तक खर्च ही नहीं किया वही वेल्थ है। आपने डायमंड के बजाय पैसे बैंक में जमा किए, एप्पल की नई घड़ी के बजाय बचत बैंक बैलेंस बढ़ाया, वह असल दौलत है। जैसा कि वो कहते हैं, वेल्थ वह है जो आपने अभी तक नहीं खरीदा। साधारण शब्दों में बस इतनी बात याद रखो, आप जितना कम दिखावा करोगे उतनी तेजी से दौलत बढ़ेगी। अगली बार जब आप कुछ खरीदने से पहले यह सोचें, क्या मैं वाकई इसे खरीदकर खुश हूं या दूसरे को दिखाने के लिए? यही खुद से सच पूछने का तरीका है। दोस्तों, असली संपत्ति पर गर्व कीजिए। वो बैंक में खड़ी धनराशि, वो निवेश जो बढ़ रहा है, वो भविष्य की पूंजी है। उस पर कोई लिबास नहीं पहनता, न वो इंस्टाग्राम में फोटो के लिए पोज देता है। मगर समझ लीजिए कि यदि ये ना हो तो आपकी महंगी कार भी जल्दी धूल चढ़ जाएगी। याद रखिए, दौलत की असली परिभाषा है विकल्पों का खजाना। आपके पास जितने विकल्प हों उतनी ही वेल्थ समझो। तो चलिए, दिखावे की चीजों को छोड़कर अपनी असली दौलत का निर्माण शुरू करते हैं। 10वें अध्याय पर सेव मनी, यानी पैसे की बचत। मॉर्गन हाउसल के अनुसार दौलत बनाने के सफर में आपके हाथ में जो सबसे बड़ा नियंत्रण है वह आपकी बचत की दर है। इसका मतलब है कि ज्यादा पैसे कमाने की तुलना में जितना कमाया है उससे कितना बचाया है, वही आपकी मजबूती का असली रास्ता है। सोचिए, अगर आपकी आय बढ़ाकर आप महंगा जीवन शैली रख लेते हो तो वह दौलत नहीं बढ़ा रही बल्कि खर्च बढ़ा रही है।
हाउसल कहते हैं कि वेल्थ हमें वही मिलती है जो हमने खर्च नहीं की। आप कितने भी जबरदस्त कमाएं, जब तक आप उतना ही खर्च करते रहेंगे दौलत नहीं बढ़ेगी। यहां एक आसान मिसाल लीजिए। अगर आपके पास महीने का 50,000 रुपए का बजट है और आप उसमें से 40,000 खर्च कर देते हैं तो बाकी 10,000 आपकी बचत होगी। इसी बचत पर ब्याज या रिटर्न लगाकर यह धन बढ़ता जाता है। अब सोचिए, अगर आप खर्च घटाकर 30,000 रखते हो तो वह 20,000 आपकी बचत होगी। दुगना बचत, दुगना दौलत, बढ़ने का फंदा। याद रखिए, ईगो यहां दुश्मन बन जाता है। अगर हमारी अदाएं और दिखावा हमारी आय को छूते हैं तो बचत रह जाती है जीरो के करीब। अक्सर देखा गया है कि अगर कोई मध्यम वर्गीय इंसान थोड़ी अपनी महत्वाकांक्षा कम कर दे तो उसकी बचत आराम से बढ़ सकती है। उदाहरण के तौर पर, कोई सोच रहा है कि महंगा स्मार्टफोन ले ले, लेकिन वही पैसा अगर बचत में डाला जाए तो कुछ साल में निवेश पर डबल रिटर्न देगा। इसलिए ईगो को कंट्रोल कीजिए, जरूरत से ज्यादा ऊंचा दिखावा बंद कीजिए और समझ से खर्च बढ़ाइए। मॉर्गन बताते हैं कि बचत का असली मायने भी यह है कि जब आप शांत रहें तो भी पैसा काम करता रहे। अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे नौकरी बदलने की आजादी, लंबा समय देने की क्षमता, वो भी बचत की वजह से है। बैंक में धन जमा करके जो खरीदारी नहीं होगी वो आपको मौकों पर इंतजार करने की शक्ति देती है। याद रखिए, पैसे की दौलत तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक आप खर्चे को नियंत्रित नहीं कर लेते। अगली बार जब आप किसी महंगी चीज को खरीदने की सोचे तो रुकिए। पहले खुद से पूछिए, क्या यह मेरे लिए जरूरी है या मेरा अहंकार मेरा पीछा कर रहा है। दोस्तों, जितनी कम घमंड उतनी ज्यादा दौलत। अपनी आय से कम खुश रहना सीखिए, इससे आपकी बचत बढ़ेगी और जब बचत बढ़ेगी तब असली आजादी मिलनी शुरू हो जाएगी। रीजनेबल रैशनल। दोस्तों, 11वें अध्याय में आती है रीजनेबल रैशनल की बात। इसका मतलब है कि निवेश में हमेशा बुद्धिमानी और व्यावहारिकता को वरीयता दें। केवल कठोर अंकगणित रैशनैलिटी पर मत अड़ जाओ। सोचिए, यदि आप पूरी तरह गणित के हिसाब से काम करें तो आप ऐसी मार्केट कंडीशन में ठिठक सकते हैं जहां कभी कभी भावनाएं भी मायने रखती हैं। असल जिंदगी में आपके आसपास का माहौल, आपके दोस्त, परिवार, जज्बात, इन सब का प्रभाव होता है। मॉर्गन कहते हैं कि एक रैशनल निवेशक सिर्फ आंकड़ों पर काम करता है, लेकिन एक रीजनेबल निवेशक निर्णय लेते वक्त अपने प्रियजनों, समुदाय और खुद की भावनाओं का ध्यान रखता है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आप गणित जानने वाले निवेशक हैं। आप जानते हैं कि किसी कंपनी का स्टॉक गिरने वाला नहीं है, लेकिन बाजार में अचानक हंगामा हो जाता है और आपके साथी सब बेचने लगते हैं। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचते रहेंगे, आपकी आमदनी तो बढ़ेगी, पर कई लोग आपको पागल समझेंगे और कभी कभी हम अपने ही समाज का सम्मान खोने का डर भी महसूस करते हैं। इसीलिए थोड़ा लचीलापन, रीजनेबल, ज्यादा मुफीद होता है। याद रखिए, आप सिर्फ रैशनल मशीन नहीं हैं, इसलिए रीजनेबल होना जरूरी है। अगर आपकी पत्नी या माता भावुक होकर फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पर नो किरण कर दे, या आपका मित्र सलाह दे कि डरावनी खबरें बहुत हो रही हैं और आपको हाथ से धारण छोड़ देना चाहिए, तो आपको बस ये याद रखना होगा कि आमजनों की सुरक्षा में थोड़ा रस्मन दिमाग जरूरी है। मॉर्गन बताते हैं कि रैशनल होना केवल ऑफिस की चार्ट्स तक सीमित है, लेकिन रीजनेबल होना आपकी जिंदगी से जुड़ा है। यदि आपका मन कहे कि इतनी निवेश से आपकी रिस्क कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो एक कदम पीछे लेना रैशनल तो हो सकता है, लेकिन हालात से निपटने की रणनीति में व्यावहारिक भी होगा। समझिए, निवेश के फैसले सभी कारकों का संतुलन है। जोखिम, समय, परिवार, भावनाएं, सबका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अगली बार जब आप कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लें तो ना सिर्फ अपने दिमाग की बजाय दिल की आवाज को भी सुने। कुछ मामलों में रैशनल प्लान से हटकर रीजनेबल व्यवहार करना आपको समस्या से बचा सकता है। याद रखिए, रैशनल होना बहुत कठिन है, पर रीजनेबल होना मानव स्वभाव में है। अपनी योजनाओं में थोड़ा सा लचीलापन रखें ताकि आप जिंदगी की
अनिश्चितताओं से बेहतर जूझ सकें। 12. सरप्राइज। दोस्तों, अब बात है सरप्राइज की, यानी आश्चर्यजनक घटनाओं की। मॉर्गन हाउसल हमें समझाते हैं कि इस दुनिया में भविष्य के बारे में कोई भी बिल्कुल सटीक नहीं हो सकता। इतिहास की नजरों में जो कैंसुलर रोड मैप बना होता है, असल जिंदगी में अक्सर वो गलत साबित हो जाता है। सोचिए, क्या कोई टीचर पढ़ा सकता है कि कल कंप्यूटर क्रांति आएगी या वायरस पूरी अर्थ पर बवाल मचाएगा? नहीं ना। हमने 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2000 का .com बबल, हाल ही में कोविड-19 की महामारी सब कुछ पिछले अनुभव से नहीं देख पाए थे। ये आउटलेयर इवेंट्स होते हैं, अनपेक्षित, बड़े और अचानक। याद रखिए, इतिहास अपने आप में बस सबक देता है, भविष्य का नक्शा नहीं। प्रत्येक बार जब हम खबरों में बड़ी गिरावट या उड़ान देखते हैं, हमें समझना चाहिए कि दुनिया हमें चौंकाने की कोशिश कर रही है। मॉर्गन कहते हैं कि भविष्यवाणी करना शैतानी कलाकार नहीं, बल्कि अज्ञान का भी बड़ा स्रोत है। इसलिए अगर आप निवेशकों को सुन रहे हैं जो कहते हैं ऐसा पहले भी हो चुका है, अगली बार भी होगा, तो समझ जाइए ये पेशेवर परशोबाज हैं। अगली बार कुछ नया होगा, ऐसा होना तय नहीं। जितना हम इतिहास को पढ़ते हैं, उतना ही हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि नया होगा। सोचिए, अगर आप बिल्कुल सुनिश्चित होते कि बाजार हर एक 10 साल में 30% ऊपर नीचे होता रहेगा, तो क्या वाकई ऐसा होता? कई बार नई तकनीकें आती हैं, नई अर्थव्यवस्थाएं बनती हैं। हमारी योजनाओं में हमेशा मालूम अनजाना दोनों के लिए जगह होनी चाहिए। याद रखिए, जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। सावधान रहने के लिए अक्सर इतिहास पढ़ना काम आता है, पर उस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, जिसका मतलब है हर प्लान में यह मानकर चलें कि कुछ शर्तें बदलेगी। अगली बार जब आप सुने कि कोई बड़ा चौंकाने वाला बदलाव आने वाला है, तो एक प्रश्न जरूर करें, क्या मुझे सच में पता है कि आगे क्या होगा? शायद जवाब में सिर्फ गुमराह करने वाला बादल ही दिखे। इसलिए बहुत अधिक ऑटोमेटिक विश्वास करने से बचें। दोस्तों, सरप्राइज जिंदगी का हिस्सा है। अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, यह मानकर कि कुछ गलत हो सकता है। जैसा आप करना सीखते हैं ना, कि कुछ भी गलत नहीं होगा। इसी लचीलेपन से आप बाजार की दुर्घटनाओं के सामने खुद को तैयार रख सकेंगे। याद रखिए, सिर्फ निवेश के तौर तरीके बदल सकते हैं, पर उनमें एक सत्य हमेशा बना रहता है, दुनिया आश्चर्यजनक है। 13. रूम फॉर एरर। दोस्तों, अब बात करते हैं रूम फॉर एरर की, यानी हमेशा अपनी योजना में गलती की गुंजाइश रखने की। मॉर्गन हाउसल ने बताया है कि जब दुनिया भर में अनसर्टेनिटी है, तो हमें हर योजना में थोड़ा आरामदायक स्पेस रखना चाहिए। सोचिए, अगर आप बिना सुरक्षा जाली के मन की शर्त पर रस्सी पर चल रहे हो, एक तोड़ आए, आप फिसल जाओ। ठीक उसी तरह अगर आप अपनी वित्तीय योजना में बजेगा, सब कुछ होगी मानकर चलते हो, तो कोई भी हल्की सी बाधा आपको उखाड़ सकती है। यहां सबसे बड़ा सिद्धांत है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा कवच। उदाहरण के लिए, अगर आप शेयर में निवेश कर रहे हो, तो कभी अपने इमोशनल से अधिक पैसे न लगाओ कि डाउन ट्रेंड हो तो आप फट से बेचोगे। हमेशा थोड़ा बचा कर रखें, ताकि इमरजेंसी में वही काम आए। याद रखिए, चेस के खेल में राजा को बचाने के लिए कुछ प्यादे त्याग दिए जाते हैं। हमारी आर्थिक योजना भी वैसी होनी चाहिए, जहां हम कुछ पैसे बचाकर रखते हैं। कुछ जोखिमों को ना लेने के फायदे को सेफ्टी बैकअप कहते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि हमें हमेशा अपनी योजना एकदम सही न मानकर चलना चाहिए। एक बिंदु पर दांव लगाकर सब कुछ जीतने की कोशिश करना खतरनाक है। बेहतर होता है कि आप खुद को छोटा लक्ष्य देकर खुश रहें, जैसे चार्जर में 90% बैटरी भर कर रखना, बजाय 100% कर देने के, ताकि ओवर चार्जिंग से कोई दिक्कत ना हो। रूम फॉर एरर का मतलब यह भी है कि आपको घातांकी रिटर्न चाहने से ज्यादा खतरे बचाने होंगे। उदाहरण के तौर पर, आप सोचिए कि अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और एक ही रिजर्वेशन टिकट ले लिया, ट्रेन चूके तो क्या? बेहतर है दूसरा टिकट ले लें। थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च होगा, पर शांति रहेगी। याद रखिए, केवल योजना बनाने से काम नहीं चलता,
आपको योजना बिगड़ने की योजना भी बनानी है। यह हेड स्टार्ट आपको जीवन के झटकों के वक्त बचाती है। जब कोई अप्रत्याशित घटना आ जाए तो रूम फॉर एरर आपको बचा लेता है और आप फिर से उठकर दौड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अपने बजट, निवेश और करियर की योजनाओं में थोड़ा आरामदेह गुंजाइश जरूर रखें। जैसे कि बारिश के डर से छाता लेकर निकलते हैं, वैसे ही सावधानी रखिए। 14वें अध्याय का शीर्षक है यू विल चेंज, यानी आप बदल जाएंगे। इस चैप्टर में हमें यह बताया गया है कि कल की इच्छाएं और लक्ष्य आज से अलग हो सकते हैं। समय के साथ हमारी प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं और इसी बात को समझना बेहद जरूरी है। सोचिए, आज आप कॉलेज में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं और भविष्य में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं। लेकिन धीरे धीरे जॉब करते करते आपको अपने असली शौक का पता चलता है और आप पेंटिंग या संगीत में करियर बनाने लगते हैं। क्या इस स्थिति में यह ठीक है कि आपने आज पक्का कर लिया कि आपका लक्ष्य वही पुरानी योजना होगी? शायद नहीं। याद रखिए, मन और दिल समय के साथ बदलते रहते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि हमारे अंदर का जो वो व्यक्ति है वह कल बड़ा बदल चुका होगा जिसे हमने आज देखा है। हम अक्सर अपनी भविष्य की खुशियों के बारे में सोचते हैं जैसे कि उसमें कुछ भी बदलने वाला नहीं है, लेकिन असलियत में हमें कल और परसों के लिए लचीला बने रहना चाहिए। इसलिए अपने वित्तीय लक्ष्य जितना बना रहे हैं उतना ही ध्यान रखें कि वे एक्सट्रीम ना हो। जैसे अगर आप बस इतना ही सोच रहे हैं कि आप कभी पैसों के लिए काम नहीं करेंगे या दिन रात काम करके जवान उम्र में लाखों पका लेंगे, दोनों ही अंधाधुंध और खतरनाक योजनाएं हैं। अब एक इंसान सोचता है कि वो 20 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाएगा और बिना तनख्वाह के रहेगा। पर क्या उसकी 20 साल बाद की भूख, जीवन शैली, परिवार की जरूरतें भी आज जैसी होंगी? शायद नहीं। इसलिए सही है कि आपने रास्ते में थम कर देखा, अपने परिवार के लिए टाइम निकाला, थोड़ा खर्च किया और बचत भी की। याद रखिए, आपकी प्राथमिकताएं बदलेंगी, कभी अधिक पैसे, कभी अधिक फ्रीडम। सबसे अच्छा मार्ग है हर वक्त मध्यम रास्ता रखना चाहिए। उतना ही कमाओ जितना आराम से जीने का संतुलन बनाए रख सके। उदाहरण के लिए, एक इंजीनियर ने जिंदगी भर बचत करने की ठानी और एक छोटे घर में रहने की योजना बनाई, लेकिन जब उसने अपने बच्चों को बड़े होते देखा तो उसे लगा कि शायद थोड़ी और आजादी और सफर करना चाहिए था। ये एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन है। हमें लगता है कि हम नहीं बदलेंगे, पर बदल जाते हैं। दोस्तों, इसलिए अपने निवेश योजनाओं को भी इस तरह बनाएं कि आपके जीवन में नए सपने या जरूरत आने पर आप तनावग्रस्त न हो जाएं। जरा सोचें, अगर कल आपको जल्दी रिटायर होना हो या बच्चों की पढ़ाई बड़े प्राइवेट स्कूल में करनी हो तो यह तय कर ही लें। याद रखिए, जीवन का हर पड़ाव अलग है। आज की महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं कल की चिंताएं बन जाएं और कल की आजादी आज के लक्ष्यों को बदल दे। इसी समझ के साथ प्लान करके आप सच में जीतेंगे। 15 नथिंग्स फ्री। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं नथिंग्स फ्री की मतलब किसी भी चीज के लिए कुछ न कुछ कीमत देनी पड़ती है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज सच में मुफ्त नहीं मिलती। हर एक कमाई की एक चादर है, हर जीत का एक मूल्य है, भले ही वह बयानों में ना दिखता हो। सोचिए, हम अक्सर मुफ्त निवेश के गुर सीखने में इत्मीनान पाते हैं, जैसे कोई फ्री वेबिनार या टिप। लेकिन असलियत में हमें समझना चाहिए कि बाजार में कामयाबी पाने के पीछे डर, निराशा, थकान, शर्म, इन सब की कीमत भी चुकानी पड़ती है। जैसे कोई बड़ा निवेश रिटर्न आपको लगे, पर उस रिटर्न की कीमत डर था जब बाजार गिरता दिखा, या उसने ट्रेनर को सुनने में आपका कीमती समय जो खर्च हो गया। याद रखिए, जब भी आप कोई मुफ्त चीज देखेंगे, पीछे उसकी कीमत जरूर छुपी होती है। उदाहरण के तौर पर, कोई कह रहा है कि यह ट्रेनिंग कोर्स मुफ्त है, तो क्या सच में कंपनी उसे मुफ्त दे रही है? शायद आपको बाद में पेड फीचर खींच ले, या वे आपकी जानकारी बेचकर कमाएंगे। अर्थव्यवस्था में हमें यह समझना है कि रिटर्न का काउंटर चार्ज है। अगर कोई कहे कि म्यूचुअल फंड से मुफ्त में 15% सालाना मिलेगा, तो याद रखो, उसके पीछे एक कीमत जरूर है, मार्केट में उतार चढ़ाव, जोखिम, इमोशन।
अपने बही खाते में रिटर्न का चेक जब भी कटे, उसके पीछे डर वगैरह का पैसा छिपा होता है। सोचिए, जैसे हम प्लेन या ट्रेन का किराया जानते हैं, वैसे ही अनपेक्षित नुकसान का भी भुगतान करना पड़ता है। मसलन, अगर किसी ने सोचा कि मैं इस कंपनी के शेयरों को रातों रात बेच लूंगा जब मुनाफा हो और कोई कष्ट नहीं होगा, तो पीछे के भावनात्मक उतार चढ़ाव की कीमत उन्हें चुकानी होगी जब उतार आएगा। दोस्तों, हर बड़े लाभ की कीमत होती है। जब आप निवेश की दुनिया में बड़ा फैसला लेते हैं तो तैयार रहिए, कभी कभी विचलन, वॉलेटिलिटी, कभी डर, फियर, कभी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी भी आपके हिस्से आएगी। जैसे आप कहते हो, मैंने तो सूखा छलकाऊ पानी पिया, पैसे मिलेंगे, लेकिन वह पानी चंडीगढ़ से लाई गई महंगी बूंद होती है, उसकी भी कीमत होती है। याद रखिए, अगर कुछ खरीदा है तो उसके साथ धोखाधड़ी या इमोशनल टोल भी आ सकता है। ये गैर देखी कीमतें आपके फैसलों पर छाई रहेंगी। इसलिए तय कर लीजिए कि आपकी किस्मत की कीमतें देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। 16 यू एंड मी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं यू एंड मी की ओर, यानी तुम और मैं। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि हर व्यक्ति अपनी अलग आर्थिक खेल खेल रहा होता है। हम अक्सर दूसरों की तुलना में फंसे रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका लक्ष्य और आपकी जरूरतें एक जैसी हों। सोचिए, आपके दोस्त ने कॉलेज पास होने के बाद जीवन की स्थिरता के लिए एक सरकारी नौकरी पकड़ ली है और महंगी कार ले रखी है, क्योंकि उसे दूसरों के बीच अपनी स्थिति दिखानी है। लेकिन आपने अपने काम धंधे में मोचिती रखी और आप साइड बिजनेस शुरू करके धीरे धीरे चल रहे हैं। यहां पर दोनों अलग अलग खेल खेल रहे हैं। आपका मित्र प्रतिस्पर्धा की गेम, आपने स्वतंत्रता की गेम। याद रखिए, जो कोई दूसरे की यात्रा नहीं देख सकता, उस तरह आप भी नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए, यदि कोई वकील है जो खुद को महंगे सूट पहनकर दिखाता है, आपको शायद उसका जीवन शैली मोह ले, लेकिन आप उसके स्टोन टाइम टेबल के बारे में क्या जानते हैं? जब आप वही महसूस करोगे, तब पता चलेगा। मॉर्गन ने एक कहानी बताई है। एक वकील और एक लेखक, दोनों एक ही महंगी कार देखकर एक ही उम्मीद लगा रहे हैं। वकील सोच रहा है कि एक बड़ी कार लेने से वो समृद्ध दिखेगा। लेखक सोच रहा है कि सहकर्मियों को इंप्रेस करेगा। लेकिन जब वकील कार छोड़कर घर जाता है, वो उसी लाइफ बोर्ड पर होता है, जबकि लेखक कार में अकेला फालतू दिखावे के शोर में फंसा होता है। यानी तुम और मैं दो अलग गेम खेल रहे हैं। वित्त में सबसे जरूरी है यह जानना कि आप किस खेल के खिलाड़ी हैं। अगर आपका खेल लंबी दौड़ का निवेश है, तो आपको दूसरे कपड़े पहनने वालों की जाहिरवादी लाइफस्टाइल से कुछ लेना देना नहीं। अगर उनका दांव अल्पकालिक है, तो आपने दूसरा टिकट काट रखा है। याद रखिए, पैसे की सबसे बड़ी भूल है दूसरों की चरित्र को अपनाना, जब आपकी जरूरतें, असली लक्ष्य उनसे अलग हों। अगली बार जब कोई दोस्तों की महंगी छुट्टियों या नए गैजेट की दावत दिखाए, तो खुद से पूछिए, क्या इस खेल में मेरे लिए वो हर्ष है जो दूसरों को लग रहा है, या मैं भी अंधाधुंध दौड़ में खुद को खो लूंगा? दोस्तों, अपनी आर्थिक यात्रा की धुरी आपको तय करनी है। दूसरे लोग आपको प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन आपकी मंजिल, आपकी स्कोप अंदर है। समझदार वही है जो अपने खेल को पहचान कर अपना लक्ष्य निर्धारित करे। 17 द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। दोस्तों, अगला अध्याय है द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, यानी निराशावाद का मोह। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि अक्सर नकारात्मकता, पेसिमिज्म, को हम ज्यादा समझदार मान लेते हैं, जबकि सकारात्मकता, ऑप्टिमिज्म, हमें एक नई राह देती है। क्या आपने गौर किया है कि जब भी कोई आर्थिक संकट होता है, टीवी और अखबार ने उस पर खूब चर्चा की होती है। लोगों को उल्टी सुलटी खबरें ज्यादा आकर्षित करती हैं, क्योंकि चोट सुनने में ज्यादा चार्ज होता है। पेसिमिस्ट होना आसान है, क्योंकि वह सही लगता है। उदाहरण के तौर पर, जब बाजार गिरता है, पेसिमिस्टिक कहेंगे कि देखो यही तो होगा, जबकि ऑप्टिमिस्टिक कहेंगे बाजार ऊपर जाएगा, सब ठीक होगा। याद रखिए, निराशावाद की पावर उस कड़वी सच्चाई में है जो हम सुनना पसंद करते हैं। सफलता के बारे में बोलना तो अच्छा लगता है, पर जब संकट होता है नजर आता है।
मॉर्गन कहते हैं, लोग दुनिया के बिगड़ने की बात सुनना चाहते हैं क्योंकि सच्चाई वही तो नजर आ रही है। लेकिन सोचना जरूरी है। कभी कभी प्रगति इतनी धीरे धीरे होती है कि हमें दिखती नहीं, लेकिन संकट अक्सर हमसे कहता है, तुम्हारी आंखें खुली करो। उदाहरण के लिए, हर साल लाखों लोग बिजली पानी तक पा रहे हैं और जीवन स्तर बढ़ रहा है, पर हमें तो हर हादसे की खबर अच्छी तरह याद रहती है। याद रखिए, दुनिया में अच्छे बदलाव अक्सर लंबे समय में होते हैं, लेकिन हम अक्सर गुस्से में और शॉर्टकट सोचते हैं। हो सकता है आज कोई कंपनी कोरोना वायरस की मार झेल रही हो, लेकिन कल ही उसका वैक्सीन आ जाए और हम राहत महसूस करें। सोचिए, हर खबर के पीछे एक चौकोनी होती है। कुछ बातें खराब होती हैं, कुछ अच्छी। अगर हम हर घड़ी बस स्याह तस्वीर देखें तो आगे कुछ भी रंग बिरंगा नहीं दिखेगा। इसलिए थोड़ा इमोशन छोड़िए और तथ्यों पर भरोसा रखिए। दोस्तों, आशावाद भी एक कौशल है। यह मानने का कौशल कि भले ही दिन सुहाना नहीं हो, पर कल सूरज उगेगा। इसलिए नकारात्मकता के सिर मत झुकाइए, पर उसकी सत्ता को समझिए। हम सबको मालूम है कि परेशानी कैसे बढ़ जाती है, लेकिन याद रखिए, वो भी हमारे मन का खेल है। आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक कहानी बनाइए, जैसा ट्रेन स्लो है और स्टेशनों पर रुककर इकट्ठा करता है। पेसिमिज्म हमें सचेत रखता है, लेकिन ऑप्टिमिज्म हमें आगे ले जाता है। इसलिए सोचिए, आपके जीवन में कहां नारिशा मत फैलाइए और कहां आशा की किरण जगाइए। 18 When you'll believe anything। दोस्तों, 20वें अध्याय में चर्चा है When you'll believe anything की, यानी जब आप किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हमारी दुनिया में कहानियां, स्टोरीज सबसे ताकतवर चीज हैं। हम अपने दिमाग को एक पूरी कहानी में बसा लेते हैं, चाहे असलियत कुछ भी हो। सोचिए, अगर हमें कोई ऐसी कहानी मिल जाए जो हमारे दिल को भर दे, तो हम उसका पीछा करने लगते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे निवेश स्कीम की कहानी सुनी है जो चमत्कारिक लाभ देगी और आपने बिना सोचे उसमें पैसा डाल लिया? वह सच्चाई की जगह एक कहानी थी जो आपको भा गई। याद रखिए, हम हमेशा वही सुनना चाहते हैं जो हमें पसंद हो। अगर आपको किसी चीज पर यकीन करना हो, तो हम उसे झुठला देने वाली कहानी को अनदेखा कर देते हैं। जैसे अगर आपको लंबे समय में बाजार बढ़ेगा ये मानना हो, तो आप सिर्फ वही खबर सुनते हैं जो इसी बात को सिद्ध करे और बाकी सब खारिज कर देते हैं। कहानियां बनाने का और उनके भरोसे जीने का असर बड़ा होता है। कभी कभी हम अनजान तथ्यों को छोड़कर अपने बनाए हुए तर्क पर अंधेरे में चलने लगते हैं। उदाहरण के लिए, कोई सोच लेता है कि सुनने में ऐसा तो कोई स्टार्टअप जमकर सफल होगा, क्योंकि उसने फेसबुक की कहानी सुनी। अब वह किसी भी हल्की बयाने पर विश्वास करने लगता है। मॉर्गन कहते हैं कि जब हम कुछ सच मानना चाहते हैं, हम अपनी कहानी को ढूंढ लेते हैं, और दुख की बात है, ये मोह हमें घाटा में डाल भी सकता है। जैसे क्रिप्टोकरेंसी और NFT का क्रेज, लाखों लोग सिर्फ इसलिए पैसा लगा रहे थे क्योंकि उन्हें कहीं से कहानी मिली कि ये जल्दी देगा तो सोना भी पीछे हो जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ा सच ये है कि हमें अक्सर सिर्फ सीमित जानकारी मिलती है और फिर हम अपने आप में वो जरूर जोड़ लेते हैं जो हमें भाव देता हो। लेकिन याद रखिए, हमारी लगाई हुई कहानियां असल जिंदगी को दिखा नहीं पाती, बशर्ते हम इंपॉर्टेंट एनवलप्ड एरियाज को नजरों में न रखें। याद रखिए, हर कहानी में सच्चाई के कुछ टुकड़े होते हैं, पर हमेशा पूरा सच नहीं। अगर कोई चीज बहुत सुंदर लगती है तो जरा दिमाग चलाइए। चाहे वो बुलियन का जवार हो या फ्री इनकम ऑफ पेंशन, सोचिए, क्या सचमुच उसका आधार है? दोस्तों, अपनी आंखें खोलकर चलिए। बहुत कुछ हमारे दिल की इच्छाओं के हिसाब से गढ़ा होता है। हर बात पे यकीन मत करिए, बल्कि सच्चाई का खुद अनुसंधान कीजिए। बाकी अनसुनी कहानियों से बचिए, क्योंकि यहां किसी भी चीज के लिए दिमाग को बचत करना जरूरी है। 19 ऑल टुगेदर नाउ। दोस्तों, आखिर में हम पहुंचते हैं ऑल टुगेदर नाउ पर, यानी अब सब कुछ मिलाकर।
यह हिस्सा हमारी यात्रा का सारांश है, जहां मॉर्गन हाउसल ने सारे अहम सबक एक साथ रख दिए हैं। तो याद रखिए, पहली बात, धैर्य रखें और हमेशा नम्रता बनाए रखें। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब भी खुद को ज्यादा बड़ा मत समझिए, क्योंकि जैसा कि हमने देखा, सब कुछ उतना अच्छा नहीं रहता। और जब समय मुश्किल हो तो खुद को इतना दोषी न समझें, मुश्किलें भी आती जाती हैं। लक का किस्मत और रिस्क, जोखिम की ताकत को समझिए और फिर उन चीजों पर फोकस कीजिए जो आपके बस में हैं। अपनी मेहनत, सोच और बचत पर ध्यान दीजिए। यही वो चीजें हैं जो आप नियंत्रित कर सकते हैं। अपना ईगो कम रखिए और बचत ज्यादा बढ़ाइए। याद रखिए, जो पैसा हमने खर्च नहीं किया वही असली दौलत है। वेल्थ वही है जो नजर नहीं आता। अपने निवेश में जितना हो सके लेयर, मार्जिन जरूर डालिए। जोखिम ही लेने हैं तो लंबे समय के लिए लें। फ्लेक्सिबिलिटी हासिल करने के लिए तैयार रहिए, चाहे करियर हो चाहे निवेश। अपने टाइम हॉराइजन को लंबा कीजिए। अगर आप कुछ समय के लिए रुके रह सकते हैं तो आपके पैसे वास्तव में कामयाब हो सकते हैं। बाद में लगे पूंजी की तरह अपने निवेश को भी समय दीजिए। याद रखिए, जितना हो सके फ्रीडम खरीदिए। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की आजादी, यही पैसा देता है। इस पूरे सफर में सबसे बड़ा पुरस्कार है स्वस्थ दिमाग और शांति की नींद। जो भी करें इससे खुश रहें, क्योंकि पैसे की दौलत आपको चैन देती है, न कि कहीं भागने की जरूरत। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपके जीवन में पैसे की सबसे कीमती सीख क्या रही है। अपनी कहानियां कमेंट में शेयर करें, हम सबको मिलकर सीखना है। याद रखिए, कम पैसे में खुशियां ढूंढना भी एक कला है। चलिए इन सब बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, ताकि हम न केवल धनी बने बल्कि समझदार भी बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी धैर्य और जिंदगी की योजनाओं को आत्मविश्वास से जिएं, क्योंकि असली दौलत वही है जो आपके पास बची है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत